डियर फ्रेंड्स, वेलकम। तो अगेन मैं हाजिर हूँ, शेख बशीर, आपका दोस्त, फिर से क्लास 6 मैथमेटिक्स में प्लेइंग विद नंबर्स टॉपिक, जिसके बारे में हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में जानकारी हासिल की है पहले से ही, तो वो फिर लेके आया हूँ। आज जो कुछ रहा है उसमें उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में भी कुछ पॉइंट्स हमें रहे हैं, एक पॉइंट रहा है उसमें, लेकिन वो इस वक्त हम नहीं करेंगे, वो हम लास्ट पे करेंगे। मैं उस वक्त आपको बताऊंगा ज़रूर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में आज हम सीखेंगे तो वो है मल्टीपल। मल्टीपल क्या है? आपने देखा होगा टेबल्स, जब आप क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, या इस वक्त भी अगर आपके घर में टेबल बुक है, टेबल बुक में आपने देखा होगा, ऐसे मैं यहाँ पे थोड़ा लिख रहा हूँ आपकी यादाश्त के लिए। फॉर एग्जाम्पल 2 into 1 is 2, 2 into 2 is 4, 2 into 3 is 6, या इसी तरीके से 3 into 1 is 3, 3 into 2 is 6, 3 into 3 is 9। तो इसी तरीके से जो 4 का टेबल भी होता है, 5 का टेबल भी होता है, 6 का टेबल भी होता है। तो ये आपको याद है। यहाँ पर ये जो नंबर्स, ये आंसर्स यहाँ पे आ रहे हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8। ये नंबर्स जो है 2 4 6 8 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, सो ऑन। सो इन नंबर्स को हम कहते हैं दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 2। यानी ये यहाँ पे जो आंसर, इस कॉलम में जो नंबर्स आते हैं, जैसे यहाँ पे 2, जैसे यहाँ पे 4, ये 4, और इसी तरीके से यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद 12, उसके बाद 14, उसके बाद 16, उसके बाद 18, उसके बाद 20 वगैरह। तो इन नंबर्स को हम कहते हैं मल्टीपल्स ऑफ 2। तो यहां पर हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 2। ये नंबर्स है जो ऊपर मैंने लिखे हैं। इसी तरीके से यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे जो आपका रिजल्ट आ रहा है 3 1s are 3, यानी इस कॉलम में जो नंबर्स आ रहे हैं 3, क्या आ रहा है वहां पे 3 6 9 12, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 18 21 एंड सो ऑन। बहुत सारे नंबर्स आते हैं। तो इन नंबर्स को हम कहेंगे दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ, तो इनको हम कहते हैं मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 3। अब आपको समझ आया होगा कि मल्टीपल ऑफ ए नंबर क्या है। यानी मल्टीपल ऑफ ए नंबर वो नंबर है जिसको उस नंबर से डिवाइड होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पे एक नंबर लिख रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल 30, मुझे बताइए क्या 30 2 का मल्टीपल है? 2 का मल्टीपल का मतलब है क्या 30 को 2 से डिवाइड होगा? क्योंकि आपने इससे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में सीखा है, आपको पता है ये इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड होगा 30 को, इसलिए हम 30 कह सकते हैं कि 30 इज द मल्टीपल ऑफ 2। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं क्या 33 का मल्टीपल है? बिल्कुल आप कहेंगे, क्योंकि इसके डिजिट्स का सम जो है 3 + 0 दैट इज 3, तो 3 भी सम डिवाइड होता है 3 से, तो इसका मतलब है 30 इज डिवाइडेबल बाय 3 आल्सो, सो वी कैन से 30 इज द मल्टीपल ऑफ 3 आल्सो। तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं क्या 4 का मल्टीपल हो सकता है 30, तो आप देखेंगे यहां पे कि 4 से 30 को डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए 34 का मल्टीपल नहीं हो सकता है, नहीं है। तो इसी तरीके से 5 का मल्टीपल है 30, क्योंकि 5 into 6 is 30, तो इसका मतलब है 30 is the multiple of 5 and also the multiple of 6, क्योंकि 6 5s are 30, तो it is also the multiple of 10 and also the multiple of 15, और क्योंकि 10 into 3 is 30 and 15 into 2 is 30, and also it is multiple of 30, क्योंकि 30 हर किसी नंबर का मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल जो होता है वो अपना ही नंबर होता है। जैसे 2 का सबसे छोटा मल्टीपल जो है वो 2 ही है। तो इसी तरीके से 4 यानी पॉजिटिव में, जिसमें पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, अगर हम नेगेटिव भी लेंगे मल्टीपल्स में,
तो तब कुछ और है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव नंबर्स में सबसे छोटा मल्टीपल जो होता है किसी भी नंबर का, वो होता है वही नंबर। यानी अगर मैं आपसे पूछूं 7 का सबसे छोटा मल्टीपल मुझे बताइए, बिल्कुल आप कहेंगे 7 का सबसे छोटा मल्टीपल है 7। और इसी तरीके से अगर मैं पूछूं आपसे दूसरा मल्टीपल कौन है, यानी दूसरा बड़ा मल्टीपल, तो आप कहेंगे 7 के बाद आता है 14, तो 14 इसका दूसरा सेकंड स्मॉलेस्ट मल्टीपल हम कहेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या 7 का सबसे बड़ा मल्टीपल यानी ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ 7, आप मुझे बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि सबसे बड़ा मल्टीपल तो पता ही नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं सबसे बड़ा नंबर कौन है। अगर सबसे बड़े नंबर की हमें पता चले, उसके बारे में पता चले, तब हम बड़ा मल्टीपल ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा मल्टीपल हम किसी नंबर का नहीं ढूंढ सकते हैं। तो ये अभी तक इनको हम कहते हैं, जो हमने सीखा है, दीज आर मल्टीपल्स। इसी तरीके से 4 के मल्टीपल्स भी है, 5 के मल्टीपल्स भी है, 6 के मल्टीपल्स भी है। अब हम चलते हैं और एक चीज यहां पे है, कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है। कॉमन मल्टीपल्स के बारे में हम बात करेंगे। कॉमन मल्टीपल्स के बारे में जब हम बात करेंगे, फॉर एग्जांपल यहां पे दो नंबर्स लिख रहा हूं 2 और 3। अभी आपने सीखा है, अभी आपने देखा है यहां पे जो मल्टीपल्स ऑफ 2 है, तो मल्टीपल्स ऑफ 2 क्या है और मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या है, ये आपको पता है। तो अब हम देखने की, ढूंढने की कोशिश करेंगे इनमें कॉमन मल्टीपल्स कौन है। कॉमन का मतलब है जो दोनों में है, दोनों में है। मिसाल के तौर पर हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखेंगे पहले, यानी 2 के मल्टीपल्स। कुछ लिखेंगे 5-6 जितने हमें चाहिए। तो सबसे पहला मल्टीपल जो 2 है, उसके बाद 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर सो ऑन। तो इसी तरीके से इसके बाद हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 3। अब 3 के मल्टीपल्स हम लिखेंगे। 3 का जो पहला मल्टीपल है दैट इज 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, फिर 12, फिर 3 और 15, फिर 18, फिर 21 एंड सो ऑन। तो बहुत सारे मल्टीपल्स है। तो ये है 2 के कुछ मल्टीपल्स यहां पे हमने लिखे हैं, और ये है मल्टीपल्स ऑफ 3। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स हम लिखेंगे। अब कॉमन मल्टीपल्स का मतलब है जो कॉमन इन दोनों में कॉमन मल्टीपल्स है। यानी अगर आप देखेंगे यहां पे 2 है, यहां पे 2 नहीं है, यहां पे 4 है, यहां पे 4 नहीं है, तो 6 यहां पे है, 6 यहां पे भी है। तो सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है दैट इज 6, दैट इज 6। तो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे 8 यहां पे नहीं है, 10 यहां पे नहीं है, तो 12 यहां पे भी है, तो 12 यहां पे भी है। तो 12 इज द नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल बिटवीन 2 एंड 3। 2 एंड 3 के दरमियान जो दूसरा कॉमन मल्टीपल है दैट इज 12। तो इसी तरीके से जब आप आगे जाएंगे तो हो सकता है यहाँ पे 16 के बाद 18 आएगा, तो 18 आपका तीसरा कॉमन मल्टीपल होगा। तो इसी तरीके से जब आप आगे जाएंगे तो बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स आपको मिलेंगे, दो नंबर्स की बहुत सारे कॉमन मल्टीपल आपको मिलेंगे। तो ये भी इनफाइनाइट मल्टीपल्स हो सकते हैं, क्योंकि जितने नंबर्स आगे आप लेते जाएंगे उतने कॉमन मल्टीपल्स आते रहेंगे। तो अब हमारे पास जो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3 जो आए हैं वो है 6, 12 एंड 18, यानी 3 हमने यहां पे नोट किए हैं। तो इसके बाद भी आ सकते हैं, इसलिए हम यहां पे डॉट्स डाल रहे हैं। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे ये बताइए कि उनमें से लीस्ट नंबर कौन सा है, यानी इन जो नंबर्स यहां पे है, अभी और भी आने वाले हैं और भी आएंगे, इनमें से लीस्ट मीन सबसे छोटा नंबर कौन है। फिलहाल यहां पे 6 नजर आ रहा है, क्या आपको लग रहा है कि यहां पे कोई छोटा इससे 6 से छोटा नजर आएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां जो देखिए आप नंबर बढ़ रहे हैं, दोनों के जो मल्टीपल्स है वो बढ़ रहे हैं। बिल्कुल यहां पे भी इसके जो मल्टीपल्स है वो बढ़ रहे हैं। अगर कॉमन कोई होगा वो भी बड़ा ही होगा। तो डेफिनेटली जहां हम राइट के ओर जाएंगे, यानी जितने और हम कॉमन मल्टीपल्स लेके आएंगे, अगर ये 18 है उसके बाद जो दूसरा होगा वो इससे बड़ा होगा। जिस तरीके से 6, उसके बाद उससे बड़ा जो 12 आया था, उसके बाद जो बड़ा आया था वो 18 आया, 18 के बाद जो दूसरा आएगा वो उससे बड़ा होगा, फिर जो उसके बाद आएगा वो उससे बड़ा होगा।
तो इसका मतलब है सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल होगा इन दो नंबर्स के बीच यानी 2 और 3 में, वो है 6। तो इस नंबर को हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इस तरीके से एलसीएम, एब्रिवेटेड फॉर्म में हम इसको कहते हैं एलसीएम। एलसीएम ऑफ 2, 3 यानी 2 और 3 का एलसीएम जो है दैट इज 6, हम ये लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल 2 और 3 का सीखा है। तो अब क्या करते हैं हम, और एक एग्जाम्पल लेते हैं इसी लीस्ट कॉमन मल्टीपल की, ताकि आपको पूरी तरह से समझ आएगा। यहां पे तो यहां पे क्या कर रहा हूं, यहां पे ये चीज मैं रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे मल्टीपल अभी और लिखने हैं। यहां पे क्या कर रहा हूं, अब मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 और 5 के साथ साथ 7 भी ले रहा हूं, 5 के साथ साथ 7 भी ले रहा हूं। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं मल्टीपल ऑफ 5 लिखूंगा। बिल्कुल आप मुझे हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला मल्टीपल जो होगा 5, बिल्कुल आप भी मेरे साथ पढ़िए। 5 2 10, 15, 5 4 20, 25, 30, 35, फिर 40, 45, फिर 50, उसके बाद आएगा 55, उसके बाद आएगा 60, 65, 70, 75, 80, 85, सो ऑन। फिलहाल हम इतना ही लिखेंगे क्योंकि हमने इतना क्यों लिखा है, 2 लाइन में क्यों लिखा है, हमने कॉमन मल्टीपल्स कुछ ढूंढने हैं। तो हो सकता है कि हमें और भी आगे जाना पड़ेगा। फिलहाल कम से कम अगर 1-2 कॉमन मल्टीपल्स हमें इसमें से मिलेंगे तो काफी है। फिर 7 के मल्टीपल्स हम लिखेंगे 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98, 105। फिलहाल हम इतना ही लेंगे। तो अब देखते हैं ये दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 5 और ये जो है ये मल्टीपल्स ऑफ 7 है। तो अब इनमें हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कॉमन कहां पे है। जैसे आप देखिए यहां पे ये जो ऊपर एक यहां पे एक तरीका हम इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें जल्दी कॉमन पता चले इसमें से कौन है। ऊपर वाले जो नंबर है यानी मल्टीपल्स ऑफ 5, ये उनका जो यूनिट डिजिट है या तो उनका यूनिट डिजिट 5 है या 0 है। तो इसलिए हम वही नंबर यहां पे ढूंढने की कोशिश करेंगे जिनका यूनिट डिजिट या 5 होगा या 0 होगा, वही कॉमन होंगे उनके साथ। तो यहां पे आप देखिए पहले यहां पे 35 जो है 35 यहां पे है और यहां पर भी 35 है। इसका मतलब है सबसे पहला नंबर 35 से कम जो है वो कोई नहीं मैच हो रहा है यहां पे। सो कॉमन मल्टीपल जो है दैट इज 35, पहला जो कॉमन मल्टीपल है। उसके बाद आप जाइए यहां, पहले यहां पर आप जाएंगे तो यहां पर 70 आ रहा है। तो 70 में 0 यूनिट डिजिट है, तो यहां पर भी 70 है। तो इसका मतलब है ये 70 भी कॉमन मल्टीपल है, 70 भी कॉमन मल्टीपल है। तो आगे आप जाएंगे यहां पे 105 है, तो डेफिनेटली यहां पे भी 105 आएगा क्योंकि इसको आप आगे ले जाएंगे तो यहां पे आएगा 90, 95, 100, 105, सो ऑन। तो इस तरीके से 105 भी होगा इनमें कॉमन, तो 105 भी आप लिख सकते हैं। तो उसके बाद भी बहुत सारे आ सकते हैं, फिलहाल हम यही 3 ले सकते हैं। तो these are the common multiples of 7, 5 and 7. So what are the common multiples? First 3 common multiples, these are 35, 70 and 105. तो अगर हम अब देखेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी जिसको हम एलसीएम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 5 and 7। तो 5 वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स तो ये सारे हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे लीस्ट है, सबसे छोटा जो है दैट इज 35, क्योंकि 35 से कोई छोटा नहीं है जो कॉमन इनमें है। तो इस तरीके से हमने एलसीएम सीखा है, एलसीएम क्या होता है और एलसीएम किस तरीके से हम दो नंबर्स का फाइंड करते हैं।
तो इसी तरीके से अगर आपके पास तीन नंबर्स का एलसीएम निकालना हो, फॉर एग्जांपल आपके पास तीन नंबर्स है, एक एग्जांपल हम लेते हैं, उसके बाद हम फैक्टर्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो तीन नंबर्स का एलसीएम आपने फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे आप? यहां पे ये चीजें मैं रब कर रहा हूं ताकि अच्छी तरह से हम यहां पे लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कौन से तीन नंबर लेंगे? यहां पे इस फर्क करके हम यहां पे लिखें 2, 3 और यहां पे लिखे हैं 5। ये तीन नंबर लेते हैं, इन तीन नंबर्स का एलसीएम हमने निकालना है क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 3 लेंगे और फिर लेंगे हम मल्टीपल्स ऑफ 5। तो मल्टीपल्स ऑफ 2 आपको पता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 सो ऑन। फिलहाल हम इतना ही लिखेंगे। तो मल्टीपल्स ऑफ 3 जब लिखेंगे हम, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, फिलहाल इतना ही लिखेंगे। तो अब हम लेंगे मल्टीपल्स ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 इज 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35, सॉरी 40। तो इसके आगे भी बहुत सारे हैं, फिलहाल हमें इतने ही चाहिए। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम देखेंगे कॉमन मल्टीपल्स। इनमें जो कॉमन मल्टीपल्स है, कॉमन मल्टीपल्स हम देखेंगे कौन कौन सा इनमें कॉमन मल्टीपल है। कॉमन मल्टीपल देखिए यहाँ पे पहले हम चेक करेंगे, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे भी एक ट्रिक मैं आपको बताऊं, एक तरीका बताऊंगा आपको कि कैसे आप जल्दी चेक करेंगे कि कौन कौन से कॉमन है। यहाँ पे आप देखिए सबसे जो बड़े बड़े होते हैं उसी में आपने जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारी चीज आपको मिलेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ कम नंबर आपको नजर आ रहे हैं, जैसे 5, 10, 15, 5 गैप है। तो यहाँ पे जो नंबर है इनमें एक प्रॉपर्टी है, हर कोई नंबर में यानी नंबर जो यहाँ पे है मल्टीपल जो है उसमें या तो यूनिट डिजिट 0 है या यूनिट डिजिट 5 है। तो आप क्या करेंगे, आप इन दो में चेक वही नंबर करेंगे, वही नंबर देखेंगे जिनका यूनिट डिजिट 5 होगा या यूनिट डिजिट 0 होगा। तो पहले हम यहां पे देखेंगे, इसमें यूनिट डिजिट 5 ये है, तो इसको आप आंसर टू कीजिए। तो इसमें यूनिट डिजिट जो वहां पे यहां पे देखेंगे आप, यूनिट डिजिट 5 जो है वो है सबसे छोटा यूनिट डिजिट जो 5 है, यहां पे नहीं है। तो फिलहाल क्या उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसको आगे ले जाएंगे, जैसे 24, फिर 26, फिर आएगा 20, फिर यूनिट डिजिट तो 5 इसमें नहीं आ सकता है क्योंकि ये इवन नंबर, ये 2 के मल्टीपल्स है। 2 के मल्टीपल्स में कभी आप इवन नंबर नहीं आ सकता है, यानी 2 यूनिट डिजिट 25 या 35 या कोई भी नंबर नहीं आ सकता है क्योंकि ये मल्टीपल्स ऑफ 2 है। तो उसके बगैर अगर आप देखेंगे 10, आप देखेंगे क्या 10 यहां पे कहीं है, तो 10 यहां पे कहीं नहीं है, 10 यहां पे कहीं नहीं है। तो इसका मतलब है हमने थोड़ा आगे और लेना है इसको 28 भी लिखना है, फिर 30 भी आएगा, तो 32 भी आएगा, इसको आगे आगे लेना है। तो फिलहाल अभी हमने देखा था 15 की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसका मतलब है दूसरा 10 भी है, यहां पे नहीं है, यहां पे तो 10 है, यहां पर भी है लेकिन इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं कहेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम 20 पे जाएंगे। 20 इसमें है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है क्योंकि 20 3 से डिवाइजिबल नहीं है, तो इसलिए 3 में नहीं होगा। तो 25 पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि 5 इसमें आप देखिए 5 + 2 25 इसमें नहीं है। तो अब इसके बाद हम जाएंगे 30 पे। अगर हम 30 पे जाएंगे तो 30 पे आप देखिए 30 इसमें भी है, तो 30 इसमें भी है। तो इसका मतलब है सबसे छोटा जो पहला कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल जो है वो है 30, यानी पहला जो सबसे छोटा मल्टीपल कॉमन मल्टीपल इन तीन नंबर्स में है वो है 30। तो अगर आगे हमने ढूंढने होंगे इनके कॉमन मल्टीपल्स, तो कैसे ढूंढेंगे हम, क्योंकि लंबा चौड़ा जाना है, बहुत सारे मल्टीपल्स लिखने हैं। यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊं, आप इसको याद रखिएगा। अगर पहला मल्टीपल आपका 30 आया है, जो दूसरा मल्टीपल होगा इन तीनों नंबर्स का वो इससे दुगना होगा, यानी 30 + 30 दैट इज 60। तो दूसरा मल्टीपल जो होगा वो 60 होगा, और तीसरा मल्टीपल होगा वो त्रिगुना होगा, पहले का त्रिगुना होगा, यानी 3 × 30 दैट इज 90। इसी तरीके से आप आगे जितने भी लिखने हैं आप उतने लिख सकते हो। आप यहां ऐसे इसमें मल्टीपल्स लिखकर फिर चेक भी कर सकते हो। आप खुद चेक कीजिए, अपने घर पे बैठे हुए हो, आप चेक कीजिए इस वक्त इस पे क्या ये सही है, क्या दूसरा कॉमन मल्टीपल 60 है या नहीं, तो बिल्कुल आपको पता चलेगा।
तो इस तरीके से दीज आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ दीज अमंग दीज थ्री नंबर्स, दैट इज 2, 3 एंड 5। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल अगर एलसीएम की बात करें, 2, 3 और 5 की एलसीएम बात करें, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है दैट इज 30। तो 30 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इस तरीके से तीन नंबर्स का जो हमने एलसीएम यहां पे फाइंड किया है। तो अगर आप चाहेंगे तो आप 4 नंबर्स का भी कर सकते हैं, इसी तरह से 5 का भी कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप 6 नंबर्स का भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप कुछ एग्जाम्पल्स खुद ही ले लीजिएगा, उन एग्जाम्पल्स को आप ट्राई कीजिएगा, उनको आप एलसीएम खुद ब खुद निकाल, या आपने बुक पे आप देखिए वहां पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस दिए गए, उन क्वेश्चंस को आप खुद भी ट्राई कीजिए। तो अब हम चलते हैं फैक्टर्स के ओर। फैक्टर्स के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे, बाद में हम इस एलसीएम के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन सब उससे पहले हम फैक्टर्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, फैक्टर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं लिख रहा हूं फैक्टर्स ऑफ 10। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर का मतलब है वो नंबर 10 या 10 से छोटा जो 10 को एग्जैक्टली डिवाइड करे, क्योंकि इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो डिविजिबिलिटी टेस्ट्स है ये हमें काम आते हैं फिर फैक्टर्स में। तो फैक्टर्स ऑफ 10 जब निकालने हैं आपको, आपने वो सारे नंबर्स लिखने हैं जो 10 को एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे। जैसे अगर मैं लिखूंगा फैक्टर्स ऑफ 10, सबसे पहले 1 तो हर किसी नंबर को डिवाइड करता है, चाहे कोई भी नंबर हो, चाहे आड हो, चाहे इवन हो, चाहे प्राइम हो, चाहे कंपोजिट हो, ये हर किसी नंबर को डिवाइड करता है। तो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो इसके बाद अगर 2 से देखेंगे, 2 विल आल्सो डिवाइड 10 बिकॉज इट इज इवन नंबर, क्योंकि हम कहते हैं एवरी इवन नंबर इज डिवाइजिबल बाय 2, सो 2 आल्सो डिवाइड्स 10। नाउ 3 के नॉट डिवाइड 10 बिकॉज द सम ऑफ डिजिट्स यानी 1 + 0 वो 1 ही है, तो 1 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब है 3 विल नॉट डिवाइड इट, सो आल्सो 4 विल नॉट डिवाइड इट, तो 5 विल डिवाइड इट, इसका मतलब है 5 डिवाइड करेगा तो 5 इज द फैक्टर। तो 5 जब फैक्टर आया तो 5 इसका आधा है, यानी जो आपके पास नंबर है जिसका आपने फैक्टर निकालने हैं उसका आधे तक हम पहुंच गए। इसके बाद आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली आप उसी नंबर पे जाइए, यानी जो नंबर है उस नंबर का फैक्टर जो आधा आ गया, अगर आधे तक आप पहुंच गए तो आधे के बाद जो बाकी नंबर्स बचते हैं उन पर आप ट्राई मत कीजिए, उनको वो आपने जरूरत करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे आप इसके बाद 10 से ट्राई कीजिए, क्योंकि 10 से आप डिवाइड होगा। अगर मैं एक एग्जांपल यहां से भी आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल यहां पे ये जो मार्कर्स मेरे हाथ में है, ये कुछ 10 पेन्स है मेरे हाथ में, बिल्कुल आप भी अपने घर में कुछ 10 स्टिक्स लाइए। तो 10 मार्कर्स मेरे हाथ में है, तो मैं चाहता हूं कि इनके फैक्टर्स पता करूं। सबसे पहले मैंने लिखा यहां पे फैक्टर 1, इसका क्या मतलब है कि क्या मैं ये 10 एक आदमी को दे सकता हूं, मतलब एक आदमी में बांट सकता हूं? बिल्कुल, ये 10 के 10 से मैं एक आदमी को दे सकता हूं, इसका मतलब मैंने एक आदमी में इसको बांटा है। क्या मैं 2 आदमी में बांट सकता हूं इसको? बिल्कुल, क्योंकि 5-5 करके देखो, 5 एक हाथ पे, 5 एक हाथ, इस तरीके से मैंने 5-5 करके ये 2 आदमी में बांट सका 10। तो इसी तरीके से अगर मैं कोशिश करूं चाहे 3 में, मैंने अभी कहा ये 3 में डिवाइड नहीं हो सकता है, चाहे 3 में बांट सकता हूं। जैसे क्या करेंगे, हम 3-3 देंगे, यहां पर एक को हम 3 दे रहे हैं, दूसरे को हम 3 दे रहे हैं, तो तीसरे को भी हम 3 दे रहे हैं, तो क्या ये मुमकिन है हमारे पास बचा 1। तो इस तरीके से ये 10 जो है ये 3 में डिवाइड नहीं होगा। तो अब 4 में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, क्या 4 में डिवाइड हो सकता है? देखो क्या करेंगे हम, अगर 4 है तो पहले हम 2-2 देंगे, देखो इस एक को 2 दिए, दूसरे को 2 दिए, तीसरे को 2 दिए, चौथे को 2 दिए, तो हमारे पास बचे और 2, इसका मतलब है ये 4 में भी डिवाइड नहीं हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे बिल्कुल ये 5 में क्या डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल ये 5 में डिवाइड होंगे, 5 यानी 5 में डिवाइड होंगे तो 2-2 मिलेंगे हर किसी को, जैसे एक को 2 दिए, दूसरे को 2 दिए, फिर तीसरे को 2 दिए, फिर चौथे को 2 दिए, फिर पांचवा जो हमारे पास है उसके लिए भी 2 रहे। तो इस तरीके से ये 5 में डिवाइड हुआ है। फिर 10 में भी डिवाइड होगा, 10 में यानी हर किसी को अगर हम एक एक देंगे तो इस तरीके से हम इसको 10 में डिवाइड कर सकते हैं, तो यानी हर किसी को एक एक दे के हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर किसी को डिफिकल्टी आ रही है
ये फैक्टर्स निकालने में उस तरीके से, तो वो ये तरीका भी इस्तेमाल करेगा, सिटिक्स लाएगा, तो सिटिक्स से ये हेल्प करेगा। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, आप लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12। यहां पे 12 के फैक्टर्स अब लिखेंगे हम। अगर आप एक्टिविटी करना चाहते हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो घर में, बिल्कुल आराम से। आप सिंपली सिटिक्स लाइए, घर से बाहर से सिटिक्स लाए और उन सिटिक्स को 12 सिटिक्स आप लाए, फिर 12 आप देखिए 1 में आप दे सकते हो, बिल्कुल आप एक को दे सकते हो, तो एक इसका फैक्टर है। आप 2 में भी बांट सकते हो, 6 दोनों को आएंगे, तो बिल्कुल आप 2 भी इसका फैक्टर है। आप 3 में भी बांट सकते हैं, क्योंकि 12 आपके पास है तो 4 आएंगे। अगर 3 में आप बांटना चाहते हो तो 4 हर किसी को आएंगे। आप बिल्कुल ये 4 में भी बांट सकते हो, क्योंकि अगर 4 में आप बांटेंगे तो हर किसी को 3 आएंगे। तो क्या आप 5 में बांट सकते हैं? नहीं, क्योंकि 12 ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इक्वली अमंग 5 पर्सन्स, यानी फ्रैक्शन के बगैर। अगर हम फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो तब पॉसिबिलिटी है। तो 5 इसका फैक्टर नहीं है, लेकिन 6 इसका फैक्टर है, क्योंकि 6 इसका आधा है। नंबर का आधा जो होता है, अगर वो कंप्लीट यानी अगर वो फ्रैक्शनल नंबर नहीं है, वो डेफिनेटली उसका फैक्टर होता है। तो इसका मतलब है 6 भी फैक्टर है। तो 6 हम पहुंच गए, आधे पर पहुंच गए, यानी 12 का आधा जो है हम 6 पर पहुंच गए। अब 7, 8, 9, 10, 11 से ट्राई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उसके फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं। तो अब सिंपली आप क्या करेंगे, आप 12 लिखेंगे, 12 के फैक्टर 12 से। तो इस तरीके से फैक्टर्स ऑफ 10 जो है 1, 2, 5, 10। तो फैक्टर्स ऑफ 12 जो है 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो अगर मैं आपसे बताऊं, मुझे बताइए यहां पे कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। कॉमन फैक्टर्स के बारे में आप मुझे बताइए, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं इसमें। तो कॉमन सबसे अगर हम देखेंगे, यहां से 1 भी है, तो 2 भी है कॉमन, 2 ऊपर भी है नीचे भी है, 5 यहां पे नहीं है, 3 यहां पे नहीं है, तो 10 यहां पे तो यहां पे नहीं है। तो इस तरीके से यही 2 इसमें कॉमन है। तो यही 2 जब कॉमन है, तो इन 2 में सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा अगर देखेंगे, इन 2 में सबसे बड़ा है 2। तो वी लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF, समटाइम्स वी कॉल इट GCD आल्सो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, सो दैट इज 2। तो इस तरीके से हमने इन 2 नंबर्स का HCF निकाला है। अब मैं आपको आपकी एक्सरसाइज के लिए यहां पे एक पॉइंट रख रहा हूं, इसको आप घर पे कीजिए। यानी आपने HCF निकालना है 32, 36 का, और 12 और 15 का, और 18 और 21 का आपने HCF निकालना है। उम्मीद करता हूं आपको आएगा अच्छी तरह से, जिस तरीके से हमने किया है। थैंक यू। Assalamu alaikum, my students. Today, let me first of all introduce myself. I am Ghulam Hassan War, a lecturer presently working in Government Girls Higher Secondary School, Maga. And today, I'll be discussing one of the important rules in English, that is simple, compound, and complex type of sentences. You know, different kinds of sentences, and these types of sentences you'll find from 6th class onwards. But very simple. Why students feel or why they hesitate to change one sentence into another sentence. So what are the tactics, what are the things that you have to keep in mind, how we can change, that's I'm going to tell you. These are very simple. But before telling you what these sentences are, for example, I write here simple, compound,
complex sentences. In every sentence, you know that we find a verb. Verb is very important everywhere, because I've already told you that a sentence cannot be without a verb. Even if you don't find a man verb here, but auxiliary verb you find sometimes that gives or that plays the role of man verb. So there are different forms of verb that we must know. For example, if I write here go, the second form of verb went, third form of verb gone, we write in form, that is V4, that is we write going, go plus ing, and sometimes we use to form, that means to infinitive. Infinitive means base form of verb, whether adding s or es, because we add s or es sometimes with the base form of verb, that is when we use it with third person singular, he, she, it, or any name, singular name. He writes, he goes, she plays, like that. So to infinitive sometimes we write with different these subjects. And when we talk about simple, compound and complex type of sentences, we must know what is a finite verb and a non-finite verb. That's very important for you to learn. Generally, a finite verb is that changes its tense from present to past or past to present, vice versa. So in brief, I can say first form of verb is always this finite, whether we write go or we write goes. Second form is always verb, this finite. Third form of verb is non-finite, because a non-finite verb does not change its tense. It cannot be changed from any present or past. Then in form, when we write, it is also non-finite. And when we write to plus first form of verb, that means to infinitive, this is also called as non-finite verb. Do you understand? So there are different forms of verbs, and we also call them as first form, second form, third form, or fourth form, or to infinitive. And we also call them present, because the first form of verb is always used with the present. Past, that means the second form of verb, we always use it with the second form of this with past tense. That's why we call it as past. But the third form of verb, it is past participle. It is called as past participle. And this form of verb is used with every tense. That means we use it with present tense, with past tense, and with future tense. And we use auxiliaries with it. Auxiliaries tell us whether we have used it with present. For example, if I write here have gone or has gone. He has gone, he has eaten, he has played. So it is present perfect. If I say he had gone, so it is past. If I say he will be gone, or he will be he will be going, if I write this thing. So when I talk about this first, let me tell you this third form of verb. Third form of verb is always used with the tense, present tense, past tense and future tense, as per the auxiliaries used with it. This is one thing. When I talk about this auxiliaries are primary auxiliaries and these modal auxiliaries. Primary auxiliaries are generally finites, because no doubt there are some that we use non-finite. When I talk about B form, in B form there is do, does, did, that is primary auxiliary, considered as finite verbs. Then have, has, had. Then what I say, this B form is, am, are, was, were. There are two only
forms, that is been and being, because these been and being forms are used with these are non-finites, because it is ing form and the third form of verb. Why be? If I write is here, is or am, here we can write or are, we can write was or were, where third form is been, and their ing form is being. Here it is to be. So it is clear now that when we talk about simple, compound and complex type of sentences, we must know which one is a finite verb and which is a non-finite, because in these type of sentences we use finites and non-finites. Now, while talking about a simple type of sentence, what is a simple type of sentence? In a simple sentence, we use only, this is having only one clause, one man clause, with its own subject and predicate, with its own subject and object. You know that, subject and predicate. For example, I'll write Abid writes with his left hand. I've used here sentence, here only one verb is it here, writes, and this is, I've already told you that it is finite verb, and it is a complete sentence. Complete sentence with its own subject and predicate, and only one finite verb in it. So if I talk about a simple sentence, it may or may not have a non-finite verb in it. If I simply give one example, you will understand all the tenses. For example, present, past and future. We make 4, 12 sentences. If I say, Abid writes, this is present indefinite. Abid is writing, it is present continuous. Abid has written, it is present perfect. Abid has been writing, present perfect continuous. Then it's past, then it's future. And in every sentence, you will find only one finite verb. So this is a simple sentence. And generally, we do not write any conjunction. Conjunction is very important, plays vital role here in simple, compound and complex type of sentences. Conjunctions. In a simple sentence, we do not write any conjunction, but sometimes we combine subject. For example, Abid and Junaid are friends. So it is a simple, because is there only one finite verb. Because I have told you that even these auxiliaries are finite verbs. This is the definition of a simple sentence. It is of a one clause and only one finite verb in it. It may or may not have a non-finite. For example, he is playing cricket. He is playing cricket. Is there the man verb? Sorry, auxiliary verb. Playing is the man verb. But playing is there in ing form, that is non-finite. So is, the verb is, helping verb. It helps to make it in present continuous. So is there, the helping verb, and auxiliary, this is finite. This is finite. Abid is playing cricket. So there in that present continuous form you find one verb. That is finite. And there is non-finite, playing, nothing to do with that. I have already told you it may or may not have a non-finite verb in it. Then when I talk about, I'll write here a sentence first, once again. If I write here, Umar is a gentle boy. Is a gentle boy. Finite verb, one clause, subject and predicate, no conjunction. So this is a simple sentence. Then compound. In a compound sentence, what happens? There are generally
two clauses, and these are two main clauses, two or more, but say two. These with their own subject and predicate, with their own subject and verb, subject and the object. But if I write the same thing, Omar is a gentle boy. Now here it is a simple sentence as yet. I'll write, and he is an engineer. Now I have added one more sentence. He is an engineer. Omar is a gentle boy. These two sentences, main clauses, not dependent on each other. These are independent clauses, and not only one but more than one clause. These are two here, joined by and. And is a conjunction, and in English there are generally two types of conjunctions. One is coordinate conjunction. I'll write here coordinate conjunction. Coordinate conjunctions. When I talk about coordinate conjunctions, please mind it and remember it. These are generally used with compound type of sentences. Which conjunction is coordinate conjunctions? That means those which are not dependent, they are independent. Even if I remove this and in this from this sentence, you will find two simple sentences. So two simple sentences are generally joined with or joined by the conjunctions, coordinate conjunctions. We can sometimes use subordinate, but that is another type of sentence. So here in a compound sentence we use coordinate conjunction, and you can write if you want to remember. I'll give you one abbreviation. You will keep this in mind. Fanboys. F for, A for and, N for neither nor, B for but, O for or, Y for yet, S for so. See, this abbreviation, I think you will remember this, because this will be easy for you to remember the coordinate conjunctions. For, and, neither nor, but, or, yet, so, etc. There are some more. But you will remember these conjunctions that we generally use in which type of sentences? In compound type of sentences. Good. So, a compound sentence is that in which there are generally more than one clauses, and or we can say two clauses, those having their own subject and predicate. Okay, these two clauses are not dependent on each other. These are independent. This is the example of a compound sentence. Here, Omar is a gentle boy. I have written here, he's a gentle boy. If I just write the same thing, this clause only, this is a simple. So these two simple sentences are connected, joined by a conjunction and. So now this sentence from here to here, here to here, this Omar is a gentle boy and he is an engineer. So from this to this, it is a compound type of sentence. Now we use coordinate conjunctions in compound type of sentences. I'll give you one more example of this compound type of sentence. If I write, Rashid is a fat man. He cannot run fast. I have written two sentences, and these two sentences are simple sentences. Only to add and here.
Rashid is a fat man and he cannot run fast. Now it becomes a compound sentence. If sometimes you are asked just to make the same two sentences a simple one, you have to take into consideration that we have to remove this and, because we don't use and in a simple sentence, and there must be only one finite in it. One finite. How can you? Can you? Anyone among you? Yes? Let me tell you. Rashid is a fat man. He cannot run. Rashid is too fat to run fast. If I write this, Rashid is too fat to run fast. Here is finite and to run non-finite, because I already told you that in a simple sentence sometimes you can find non-finite and sometimes not, but the finite verb is only one and there is no conjunction at all. See, Rashid is too fat to run. I have combined these two sentences into a simple one, and when I combine these two sentences by using conjunction and, that's a coordinate conjunction, then it becomes a compound. So this sentence is simple. Now it is compound. Correct? Now let me come to the third one, that is a complex type of sentence. Complex sentence. Now first of all, let me tell you what is a complex type of sentence. I'll repeat the things. In a simple sentence, there is only one clause with its own subject and predicate. When I talk about a complex type of sentence, in a simple sentence, we do not use conjunction, any conjunction. Only sometimes we need with subjects. When I talk about this compound type of sentence, we combine some simple sentences together using conjunctions. What kind of conjunctions? Coordinate conjunctions. Good. And, but, or, this, for, yet, neither nor, either or, etc. etc. When combined by these conjunctions, these are the compound type of sentences. And when I talk about a complex sentence, there are, one is their main clause and then there is subordinate clause also. That means that we use main clause and one or more subordinate clauses. That means some dependent clauses with it. And what happens is we use a special type of conjunction with it, that is a subordinate conjunction. And first of all, I write this as an example. Here, Rashid is a fat man and he cannot run. Compound. Rashid is too fat to run fast. It is a simple. I write, let me make the same, I write the sentence for it. Rashid is so fat that he cannot run fast. I have used here so that, that. And it is a rule also there in 12th class using so that. And but here we generally use these conjunctions so that in while writing together we use it in a complex type of sentences. For example, what are I'll write here we use what we say subordinate conjunctions with a complex type of sentence. What are these subordinate conjunctions? I'll write subordinate conjunctions. We write although, and the correct pronunciation for this although or though. We write that, we write if, we write sometimes because, etc. in these types of sentences, in complex type of sentences. So in complex type of sentences, we write different conjunctions. And what kind of conjunctions are these? These are subordinate conjunctions. I'll write a sentence, for example,
one sentence, I saw a running man. I saw a running man. Yeah, I saw a man running. In both the cases the sentence is simple because there is only one finite in it. The second one is we, in a simple, we eat to live. This is a simple sentence because there is only one verb in it that is finite. Okay, then if we want to make this sentence into a compound one, we have to take it into consideration that we must use any conjunction, coordinate conjunction. We eat and we live. See how we can change. We eat and we live. So what type of sentence is it? It is a compound sentence because we have bifurcated it to we eat, हम खाते हैं, and we live, और हम जिंदा रहते हैं. Now, if we want to change the same sentence into a complex one, we eat so that we may live. Okay, I say, let me write one more sentence. Let me tell you one more sentence. Bashir is an honest man. Bashir is an honest man. Honest, I have used the word here, and is here the man verb. That is only man verb in it, is the honest man, because auxiliary plays here the part of a man verb. So this is a simple. Bashir, one more sentence. Bashir is poor. If I want to combine these sentences now, Bashir is poor, but he is honest. Or Bashir is a poor man and he is honest. In both the cases, the meaning is correct. So it is a compound type of sentence. What? Bashir is a poor man and he is honest. Bashir is a poor man, one sentence. He is honest. I'm talking about Bashir. So two sentences combined by conjunction and. Now this is a compound type of sentence. If I want to change the same sentence into a complex one, how can you? Can you? Anybody? Yes. Okay, let me tell you. Bashir, although, like this, although Bashir is poor, he is honest. I can write it in two ways. It is only possible in a complex sentence. We can change the first clause, then write second. Or sometimes we can write the second first, then we write the first. We can write second first, then we can write the first clause. For example, the same sentence. Although Bashir is poor, he is honest. He is honest here is main clause, although this is dependent on it. So one is a main clause and one is a dependent clause. This is a complex type of sentence. We can write it in two ways, like this. First, although Bashir is poor, he is honest. I can write it. Bashir is poor. Sorry, Bashir is honest, although he is poor. So it is only possible in a complex type of sentence. If we work hard, we will pass the examination. This is a sentence for you. If we work hard, we will pass the examination. What kind of sentence is it? It is a complex type of sentence because the one is there what we say as a dependent clause. That is if. If I change it, we will pass the examination if we work hard. So complex. If we want to change this sentence into a compound one, we can say work hard and we will pass the examination. We work hard and we will pass the examination. This is what I say a compound sentence. And can anybody among you make it a simple? Yes. We use how we can change a finite into non-finite. For example, working hard. See, to work, working. If I say work, then that is finite. If I say working, we have changed it into a non-finite.
working hard, by working hard, we will pass the examination. So this type of sentence is a simple. I will give you one more example about simple, compound and complex type of sentence. It is Sunday today. It is Sunday today, full stop. The shops are closed. Can you frame or form these two sentences? Because these are two simple sentences. I have not combined these sentences as yet. You have to combine it like that. It is Sunday today, full stop. Thank you very much. This was the lesson for simple, compound and complex sentences, and you will now write the sentences simple, compound and complex. Then you can change the sentences from one form to another, that is from simple to complex, complex to simple, and like that. Thank you very much for your patience.